डियर स्टूडेंट्स, जैसा आपसे हमने प्रॉमिस किया था, आप लोगों की एक वीडियो दी जाएगी कि आपके क्लास की प्रिपरेशन कैसे करना है, तो उससे संबंधित ही आज हम लोग चर्चा करेंगे। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर चुके होंगे। अब तो करना है नहीं, अब तो रिवीजन करनी है आपको। कैसे कैसे एग्ज़ाम देना है, मेन मुद्दा आज हम लोग का ये है। आज तो बिहार बोर्ड वालों का दिया जा रहा है, अगली क्लास झारखंड बोर्ड वालों का होगा। तो आप लोगों को केवल ये समझना है कि कैसे हमें एग्जामिनेशन देना है ताकि मैक्सिमम मार्क्स हम एग्जामिनेशन में एज ए रिजल्ट ले पाएँ। इसके लिए कई दफ़ा आपने सुना होगा कि हार्ड वर्क से भी ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट वर्क। आपने कितनी कड़ी मेहनत की, अगर उसका नतीजा आप सही ढंग से नहीं ले पाते हो एग्जामिनेशन में, तो फिर उस मेहनत का कोई ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। यद्यपि मैं हमेशा कहता हूं कि आपके मेहनत का अल्टीमेट लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप ज्ञान कितना ले पाते हो। लेकिन कई दफ़ा हमें दुनियावी चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है कि ज्ञान अभी के समय में हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारा रिजल्ट परिलक्षित होती है, हमारे ज्ञान को दिखाती है। कि अगर मान लेते हैं आप बहुत ज्ञानवान हो, गुणवान हो, लेकिन वो परिणाम में नज़र नहीं आए, तो निश्चित रूप से आपको एक ठप्पा लगा दिया जाता है कि ये तो बेकार का फोकस मारता होगा, बेमतलब का बकवास करता होगा, इसने पढ़ाई कुछ की नहीं है। आपका जो एकेडमिक रिजल्ट है कई दफ़ा रिफ्लेक्ट नहीं करता है आपके रियल नॉलेज को। ये बात भी सही है। कई बार कई विद्वानों को आपने देखा होगा जिनका कि एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा ना रहते हुए भी उन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर हों, चाहे कबीरदास हों, या इस तरह के बहुत सारे लोग हैं समाज में जिन्होंने इतिहास में बहुत बड़े बड़े कारनामे किए बिना किसी खास एकेडमिक क्या कहते हैं उसको, सॉलिड बैकग्राउंड को लेकर के। रविंद्रनाथ टैगोर नवीं पास थे, गीतांजलि लिखी, नोबेल पुरस्कार मिला उन्हें। कबीरदास बिल्कुल मूर्ख थे, वो तो खुद कहते हैं कि मसी कागज छयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ना मैंने स्याही छुई, ना कागज छुआ, ना कलम मेरे हाथ में कभी गया। और आज कबीरदास की रचनाओं के ऊपर लोग पीएचडी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी है ये जानने के लिए कि आपका जो एकेडमिक रिजल्ट है वो सबसे ज़्यादा मायने नहीं रखता, और उसको लेकर के बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमें इतना तो तय कर लेना है कि जो हमने मेहनत की है उसका सच्चा सच्चा और सही सही परिणाम हमें मिल पाए। इसके लिए आज हम एक वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं कि एग्जामिनेशन आपको कैसे देना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स इजी वे में एग्जामिनेशन में ले पाओ। क्योंकि कई कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको अगर हम टच ना करें तो पूरा दिमाग बौखलाता रहता है कि कैसे कैसे एग्जाम देना है, कैसे क्या करना है। तो इसको लेकर के मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपके पास आपका नॉलेज है, दिक्कत यह है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है एग्जामिनेशन देने के। ऐसा नहीं कि मेरे पास एग्जामिनेशन देने का एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे एग्जामिनेशन दिलाने का तो एक्सपीरियंस है। मुझे मालूम है कि मेरे बच्चे कैसे एग्जामिनेशन दें ताकि मैक्सिमम मार्क्स वो एग्जामिनेशन में ला पाएँ। तो चलिए ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करें। राजनीतिक चीज़ें तो हमारे राज्य में चल ही रही है, वो देख रहे हैं, उठा पटक सब कुछ चल रही है। उन सब चीज़ों से दूर रहते हुए आपको केवल और केवल फोकस करना है अपने पढ़ाई की ओर। तो आज मेन हम लोग इंग्लिश की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप सिलेबस में जानते हो कि आपको टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम देना है, 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन देना है। थोड़ी सी चर्चा हम सिलेबस के बारे में कर लें ताकि हम उसको फोकस क्लियर कर पाए। तो इसमें सेक्शन ए है, सेक्शन ए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू, जिसमें से कि 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए रहेंगे, उसमें से आपको किसी एक सही ऑप्शन को चुनना होगा। तो उस 100 में से जवाब आपको मात्र 50 का ही देना है, यानी ये टोटल 50 मार्क्स का होगा सेक्शन ए। 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो
ऐसा हो सकता है एग्जामिनेशन में कि जो क्वेश्चन आप देख रहे हो वो क्वेश्चन आपको सूट ना करता हो, यानी कि आप उसका सही ढंग से आंसर मैंने या तो जानते नहीं हो या कंफ्यूज्ड हो कि पता नहीं इसका ये जो जवाब मैं सोच रहा हूँ वो सही है या गलत है। तो उसको लेकर के ज़्यादा देर आपको वेट नहीं करना है एग्जामिनेशन में। You do not have to spoil your time. You do not have to waste your time in thinking whether my answer is good or not. मेरा सही अच्छा है जवाब या नहीं है, इन सब चीज़ों में सोचने के लिए आपके पास वहाँ वक्त नहीं मिलेगा। What you have to do, आपको क्या करना है? You have to find out which question is suitable to you. You know the best answer of that question. आप उस क्वेश्चन के सही जवाब जान रहे हो या नहीं जान रहे हो। अगर आप जान रहे हो तो आप उसको अटेम्प्ट लेंगे, और 100 में से 50 ढूंढ लेना। विश्वास मानो, आप लोग बेमतलब का बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। 50 को ढूंढ लेना ग्रामर विथ बुक को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मैं 50 बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि 50 ना 40 हो, 42 हो, 45 हो, रिमेनिंग 4-5 तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, तो वो आप थोड़ा बाद में स्थिर जब हो जाओगे तब उसका दिमाग लगा करके निकाल लोगे। 50 क्वेश्चन निश्चित रूप से आप तय कर सकते हो और इस पर हिट करना है। यू हैव टू हिट द बुल्स आई। ये 50 नंबर सॉलिड अगर चला गया तब आप अनुमान लगा सकते हो आप क्या करोगे। तो इसको आपको हिट करना है। सेक्शन बी स्वाभाविक रूप से ये भी 50 नंबर का होगा। इसमें होगा क्या, 1 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो है ऐसे दिया रहेगा एग्जामिनेशन में 5, उसमें से किसी एक ऐसे का आपको जवाब देना है और ये होगा 8 नंबर का। एक ऐसे, किसी एक ऐसे का जवाब देना है, दैट विल बी ऑफ 8 मार्क्स। दूसरा है एक्सप्लेन। ये होगा पोएम का। पोएम का रहेगा एक्सप्लेन। आपको 3-4 एक्सप्लेन दिए रहेंगे, लेकिन आपको जवाब केवल एक का ही देना है और वो एक की वैल्यू होगी 4 नंबर। फिर एक्सप्लेन रहेगा प्रोज का। प्रोज मतलब, पोएम मतलब क्या, कहानी। प्रोज मतलब पोएम मतलब कविता और प्रोज मतलब कहानी, पद्य और गद्य। तो ठीक उसी तरह एक्सप्लेन रहेगा उसका भी, कहानी का भी, ये भी 4 नंबर का रहेगा। क्लियर हो। उसके बाद रहेगा लेटर। दो लेटर दिए हुए रहेंगे, उसमें से आपको एक का ही जवाब लिखना है, दैट विल बी ऑफ 5 मार्क्स, 5 नंबर का। उसके बाद ये हम लोग बात कर रहे हैं A, B, C, D, फिर E। E में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में 10 रहेगा, लेकिन आपको जवाब केवल 5 का ही देना है। तो 2 मार्क्स ईच रहेगा। तो 2 मार्क्स ईच का मतलब हो गया कितने मार्क्स का रहेगा, 10 नंबर का टोटल। उसके बाद एफ है। एफ में कई चीजें, ये वाला जो सेक्शन है इसको लेकर के आप में से कई लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हो। एफ में क्या क्या रहेगा, तो 1 नंबर है समरी। एक नंबर है समरी। 1 नंबर है समरी प्रोज का। 2 नंबर है समरी पोएट्री का। 3 नंबर है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम प्रोज का। प्रोज ने पहले पोएम का ही रहता है, पोएम का। 4 नंबर है मैच द कॉलम
कॉलम पोएम का, 5 नंबर है ट्रांसलेशन और 6 नंबर है ग्रुप डी, जो ग्रुप डी आप लोग के सेकेंड नोट्स में है। ये टोटल वैल्यू करेगा, ये टोटल का वैल्यू है 15 नंबर, टोटल का वैल्यू है 15 नंबर। अब यहां ये वाला सेक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसमें से 15 का मतलब समझे 5 गुना 3, यानी 1 का वैल्यू 5 नंबर है। आपको इसमें से किसी एक का जवाब ही लिखना है, किसी एक का, सॉरी किसी 3 का। ये 1 2 3 4 5 6 ग्रुप डी, ये 6 मिला करके केवल 3 का ही जवाब लिखना है। यहां आपको सावधानी क्या बरतनी है, आप क्या कर सकते हो मैक्सिमम के लिए, आप याद कर लो किताब से मैच द फॉलोइंग वाला, लेखक का नाम और उनके द्वारा लिखी हुई कहानियों का नाम, कवि का नाम, उनके द्वारा लिखे गए कविताओं, तो आप 1 2 तो क्लियर कर लोगे। रहा ग्रुप डी कंफर्म, जो आपको नोट्स दिया गया, जैसा मैं बार बार कहता हूं, उससे 100% एक क्वेश्चन रहेगा ही, जो 5 नंबर का रहेगा। तो अगर आप ग्रुप डी तैयार कर लेते हो, मैच द फॉलोइंग तैयार कर लेते हो, तो आपको जो ये लंबा वाला सेक्शन आ जाता है समरी लिखने की, इससे आप मुक्ति पा जाओगे। या फिर एक कर सकते हो कि पोएट्री का, पोएम वाला सेक्शन की एक समरी याद कर लो, एन एपिटाफ का कर लो, माय ग्रैंडमदर्स हाउस का कर लो, ये 2 का तैयार रखो, यानी इमरजेंसी में काम दे सकता है। तो उसमें क्या होगा कि हम एक समरी लिख लिए कोई पोएम का और मैच द फॉलोइंग ये दोनों का कर लिए, तो हो गया काम। या फिर अगर आप समरी याद नहीं करते हो तो मैच द कॉलम दोनों याद रखो, यानी कहानी वाला भी और कविता वाला भी, और ग्रुप डी को तैयार कर लो। निश्चित रूप से कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, आप 100% उसको मार लोगे। और ये मुझे चाहिए ही चाहिए 15 नंबर। और लास्ट जो सेक्शन है जी नंबर, जी वो है पैसेज। थोड़ी सी बात हम पैसेज के बारे में, इसी में पैसेज राइटिंग भी आती है। पैसेज को हिंदी में हम लोग संक्षेपण कहते हैं, नाम से ही लगता है संक्षेपण, यानी संक्षिप्त करना है। 2 तरह का पैसेज, 2 तरह का रहेगा। एक तो रहेगा कॉम्प्रिहेंशन, यानी 10 लाइन दिया हुआ है, उस पर आधारित क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं। विश्वास करो आपने शायद स्टडी नहीं की है, अगर किया है तो आपने खुद गौर किया होगा कि इतने इजी क्वेश्चंस उसके रहते हैं कि यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस इन योर ओन लैंग्वेज, and I am 100% sure that you are capable enough to write the answers of those questions in your own way. आप 100%, जब मैंने आपको पढ़ाया मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप उन क्वेश्चंस का जवाब 1-1 लाइन 1.5 लाइन में तो लिखना है, उसको लेकर के ज़्यादा परेशान नहीं होना। अगर चाहोगे 3-4 क्वेश्चन उस पर जो दिया रहता है उसका जवाब आप चाहो तो पैसेज से ही ऊपर में ढूंढो। जैसे याद होगा 8वीं 9वीं में हम लोग करते थे क्या कि सर कह देते थे अरे इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक उसी तरह आपको पैसेज में से ही उसका जवाब मिल जाएगा। एक तरीका है वही वाला लाइन आप लिख लो, या फिर अगर आपको पैसेज समझ में आ रहा है और अपने से बना के लिख सकते हो, जो आप में क्षमता है। कुछ को अपवाद अगर मान लिया जाए तो छोड़ देते हैं, लेकिन 99% छात्रों के ऊपर मुझे भरोसा है कि उनमें ये क्षमता है कि 1-2 लाइन अगर अपने से बना करके उस पैसेज का लिखना है तो वो लिख लेंगे आराम से। ये 4 नंबर का है। या हमने कहा पैसेज 2 है, या तो कॉम्प्रिहेंशन बनाना, यानी कि जो स्टोरी दिया हुआ उसका क्वेश्चन आंसर लिखना, या नीचे जो है उसको समराइज करना है, यानी जो आपने वो 10 लाइन 8 लाइन पढ़ा उसको अपने तरीके से शॉर्ट करके लिख सको तो वो भी ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, उसको पैसेज राइटिंग कहते हैं। उसमें भी कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी सजेशन ये रहेगी कि पहला वाला पैसेज को ही हिट करना, बहुत आसान होता है उसका आंसर ढूंढ लेना, आप आराम से उसको लिख सकते हो। ये 4 नंबर का है। तो चलिए हम लोग नंबर को जोड़ते हैं। 8 50 तो वो हो गया ऑब्जेक्टिव का, 8 4 12 4 16 5 21 10 31 15 46 और 4 टोटल ये हो गया 50। तो 50 सेक्शन बी में,
सेक्शन बी में 50 और सेक्शन ए में भी 50, टोटल हो गया 100 नंबर। आई होप कि आपको पूरी तरह से ये बात समझ में आया कि कैसे हमें एग्जामिनेशन देना है। लेट मी रिपीट वंस अगेन, एक बार और से रिपीट कर दे रहे। ए से में आप लोग द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, यूनिटी, क्या कहते हैं, द वैल्यू ऑफ यूनिटी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ऐसा कुछ लिखाया था मैंने, हमें अभी तो हमको पूरी तरह से अच्छा से याद नहीं आ रहा। एक वो है, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये तीनों ऐसे को आप लोग देखोगे, मुझे पूरा विश्वास है कि 100% प्रोबेबिलिटी है इसमें से कोई भी आएगा ही आएगा। उसके बाद एक्सप्लेन, जो आपके नोट्स में दिया हुआ है, 100% याद रखो, उससे बाहर नहीं होगा, उसको आप अच्छे से तैयार कीजिए, कहानी वाला और कविता वाला एक्सप्लेन को, दोनों को। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी ठीक उसी तरह नोट से बाहर नहीं जाएंगे, एक आध इधर उधर हो तो हो सकता है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन तो आउट नहीं किया, लेकिन 99% मुझे श्योरिटी है कि वही सारे क्वेश्चन आंसर रहेंगे जो नोट्स में है। उसके बाद इधर तो मैंने एफ में आपको समझा ही दिया क्या करना है, एक बार और दोहरा रहे हैं। आप चाहो तो कोई माई ग्रैंड मदर्स हाउस या एन एपिटाफ, ये दोनों में से दोनों तैयार रखो, तो अगर एक वो लिख, क्योंकि छोटा छोटा है उसका जवाब, तो अगर वो लिख सको तो दैट्स वेरी फाइन, और वो करो, या नहीं तो मैच द फॉलोइंग तो एकदम घोंट लो, रट लो, जो करना है कर लो, ये दोनों मैच कर लेना। और उसके बाद ग्रुप डी जो नोट्स में है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, उसका आपको जो 3-4 क्वेश्चंस हैं वो 100% उसमें से, ये नहीं कह रहे पहला आएगा दूसरा, इसलिए वो चारों में से कोई एक रहेगा ही रहेगा, आप आराम से उसका जवाब लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं, पता नहीं क्यों आप लोग बेमतलब का बहुत ज्यादा मतलब पजल्ड रहते हो, बाप रे बाप। याद रखो, एक शांत दिमाग ही हिमालय पर चढ़ता है, और एक पजल्ड दिमाग, एक परेशान दिमाग छोटी छोटी सी समस्याओं को बड़ा बना करके और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आराम से एग्जामिनेशन देना है। हमारे बिहार में बाकी सारी चीज़ें क्या चल रही है, उन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। हमारे बिहार में तो देख ही रहे हैं कि कितना उठा पटक मच रहा है, नेताओं ने तो पूरा बिहार का कवाड़ा बना करके रख दिया है। आप क्या क्या हो रहा है अभी देखिए, कभी तेजस्वी जी के साथ रहते हैं, कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं। ये सब, इन सारे खेलों से आप लोगों को दूर दूर रहना है। हाँ, बाकी तो आप बिहार के भविष्य हो, अच्छा ही करोगे, उम्मीद है। इन सारी राजनीतिक चीज़ों से आप दूर रहिए, अभी मेन फोकस कीजिए, अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और आई होप कि सब कुछ अच्छा ही रहेगा। थैंक्स। इसको बार बार वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे कैसे एग्जामिनेशन देना है। और याद रखिएगा, आपने 99 हथौड़ा चला दिया है, 100वां हथौड़ा बचा है जो पत्थर टूटेगा। अब ये कि अभी आपको दरार उस पत्थर में दिख नहीं रहा है तो वो टूटेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप उस बिहार से हो जहाँ से दशरथ मांझी थे, और वही दशरथ मांझी बार बार कहते थे जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आपको तोड़ ही देना है, तोड़ ही देना मतलब क्रैक कर देना है, हर हालत में बेस्ट रिजल्ट लेना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बेस्ट करोगे ही करोगे। आपको अपने पर विश्वास हो या ना हो, मुझे आप पर भरपूर विश्वास है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।